गणराज्य के पुराने सपने में अनगिनत अनजाने डरावने रहस्य छिपे हैं। छोटे शहर के एक कोने में एक परित्यक्त भयानक घर है जो एक मौन विशालकाय की तरह है, चुपचाप अतीत के आतंक की कहानी कहता है। कहानी युवा पत्रकार शाओ यान से शुरू होती है, जिसने इस भयानक घर की अफवाहें सुनी और इसके पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए गहराई से खोज करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह रोंगटे खड़े कर देने वाले घर में कदम रखता है, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर आती है और जर्जर दीवारों पर भरा हुआ है काय, मानो समय ने यहाँ दर्द के निशान छोड़ दिए हों। अंधेरे घर में चारों ओर देखते हुए शाओ यान ने अनजाने में एक पुरानी कढ़ाई वाली जूती खोजी, जिसके ऊपरी हिस्से पर सुनहरी धागे से कढ़ाई की गई थी। रंग अब भी चमकदार था और इस भयानक माहौल में यह विशेष रूप से अजीब लग रहा था। जब उसकी नजरें उस मोर के फूल के पैटर्न पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे वह फूल जीवित हो गया हो। जब वह होश में आया तो कई सेकंड बीत चुके थे। रात में जब शाओ यान घर लौटा तो उसे हमेशा ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई आंखें उसे देख रही हैं। सोते समय वह एक अजीब सपने में फंस गया। सपने में एक महिला जो मिंगुओं के वस्त्र पहने हुए थी, अपने दुखद अनुभव को लेकर उससे रोते हुए शिकायत कर रही थी। असल में यह महिला इस घर की एक रखैल थी, जिसे दूसरों के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया गया और उसे सुअर के पिंजरे में डुबोने की सजा दी गई। इसके बाद उसकी आत्मा इस कढ़ाईदार जूते में बस गई और हर 30 साल में उसे जीवन को बढ़ाने के लिए एक प्रतिरूप की आवश्यकता होती है। उसी समय एक लालची डेवलपर ने उस भूतिया घर को देखा और उसे उच्च श्रेणी के अपार्टमेंट में बदलने की योजना बनाई। मुनाफा कमाने के लिए डेवलपर ने एक फेंग शुई मास्टर को बुलाया। यह फेंग शुई मास्टर गलत इरादे रखता था। उसने जानबूझकर लिफ्ट शाफ्ट में अशुभ वस्तुएं दफनाई, आधुनिक इमारत की संरचना का उपयोग करके नौयिन जूशा पैटर्न को दोहराने की कोशिश की ताकि रियल एस्टेट की अनोखी आकर्षण को बढ़ाने के लिए भूतिया घर की नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कदम ने सोए हुए वेनलिंग को पूरी तरह से जगा दिया। शाओ यान ने फिर से चोंगजाई जाने का फैसला किया। उसने घर में एक रहस्यमय साधु से मुलाकात की जो दिखने में तो भूत भगाने का अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह प्रेतात्मा का साथी था। वह चुपचाप से छोटे यान को देख रहा था। उसके होंठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। जब छोटा यान लिफ्ट के शाफ्ट के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे वह लगभग गिर ही गया। इस समय फाशे प्रकट हुआ, मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह शाओ यान की मदद कर रहा है, लेकिन वास्तव में एक गुप्त अनुष्ठान के माध्यम से शाओ यान और भूत दुल्हन के बीच एक छुपा विवाह अनुबंध कर दिया। छोटा यान धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है और उसके दिमाग में अक्सर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह एक भयानक मृत्यु के चक्र में फंस गया है और उस कढ़ाई वाले जूते पर 7 सेकंड और वह युएनलिंग का निशाना बन जाएगा। इसी तरह उसे चुना गया था। समय के साथ छोटे यान का जीवन धीरे धीरे युएनलिंग द्वारा छिनशी हो रहा था। वह इस तरह से बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं था और समाधान खोजने के लिए इधर उधर तलाशने लगा। एक वृद्ध विद्वान की मदद से शाओ यान को पता चला कि केवल उस समय की सच्चाई का पता लगाकर, जब ई ताई पर झूठा आरोप लगाया गया था और उसके लिए न्याय प्राप्त करके ही वह पूरी तरह से आत्मा को भगा सकता है। खतरे की परवाह किए बिना शाओ यान ने फिर से भूतिया घर में गहराई से प्रवेश किया और अंततः एक पुरानी डायरी में महत्वपूर्ण सुराग पाया। असल में उस समय बड़ी बीवी को इसे जलन थी। बहुत अधिक प्रिय होने के कारण उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। शाओ यान ने सच्चाई को सबके सामने उजागर किया और साथ ही भूतिया घर में एक गंभीर समारोह आयोजित किया, जिससे आंटी का नाम साफ हुआ। जैसे ही सच्चाई सामने आई, आत्मा को आखिरकार शांति मिली। नौयिन जूशा की संरचना भी टूट गई, भूतिया घर में शांति लौट आई और शाओ यान भी उस भयानक श्राप से मुक्त हो गया।